नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से इतिहास की चौथी कक्षा महत्वपूर्ण अभिलेख को लेकर आए हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला दारा प्रथम या डेरियस फर्स्ट जो कि भारत से आया हुआ था और उसी से प्रेरणा पाकर अशोक ने भारत में अभिलेख लिखवाने का प्रचलन शुरू किया और उन्होंने लिखवाया भी। और जब अशोक के अभिलेख मिलने शुरू हुए तो हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ यही समझा कि यह अभिलेख कोई श्रीलंका का राजा जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था उसी ने लिखवाया होगा। परंतु 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को डिकोड किया और पढ़कर बताया कि श्रीलंका का राजा भारत नहीं आया था, बल्कि भारत के ही एक महान शासक अशोक ने अपने बेटे महेंद्र, अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। और वहीं से प्रमुख अभिलेख मिलने शुरू हुए और उसी आधार पे अशोक के विषय में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि निट्टूर, उदयगोलम और कुछ अभिलेख इस प्रकार हैं जिनसे हमें अशोक के शासन और अशोक के नाम के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे निट्टूर अभिलेख, उदयगोलम अभिलेख, ये दो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे हमें अशोक और अशोक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो भी अशोक के अभिलेख मिले हैं वो सभी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में मिले हैं जो कि दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। और इसके अलावा कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जो काफ़ी प्राचीन के साथ साथ प्राचीन स्थितियों की भी जानकारी प्रदान करते हैं। उन्हीं में से कुछ को यहाँ पे लिखा गया है और हम एक एक करके सबके बारे में समझाएंगे। जैसे एक महरौली अभिलेख है। महरौली वही जगह है जहाँ पे आज दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। और कुतुब मीनार कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि दिल्ली में कहाँ स्थित है, तो वो हमारा ऑप्शन है महरौली। महरौली अभिलेख को लिखवाया ही था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यह कुतुब मीनार इतने वर्षों पुरानी होने के बावजूद आज भी इस प्रकार की धातुओं से बनाई गई है कि उस पर जंग नहीं लग पाया है। और उसके बाद पूना ताम्रलेख, हमने पहले बताया था कि अभिलेख वो चीज़ है जो पत्थरों पे, धातुओं पे, लकड़ियों पे लिखे जाते हैं। और धातुओं पे लिखे हुए अभिलेख में सिर्फ यही अंतर है कि अगर ताम्र पे लिखे गए तो उसे ताम्र अभिलेख, और लौह पे लिखे गए तो लौह अभिलेख, और कांसे पे लिखे गए तो कांस्य अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और पूना ताम्रलेख जो कि लिखवाया था ये प्रभावती ने। और ये प्रभावती कौन थी? इसी चंद्रगुप्त की पुत्री हुआ करती थी प्रभावती। और उसके बाद एरण अभिलेख, एरण अभिलेख भानुगुप्त ने लिखवाया था। ये अभिलेख खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि भानुगुप्त एक शासक हुआ करता था गुप्त वंश का, रामगुप्त। और रामगुप्त के दो पुत्र हुआ करते थे, भानुगुप्त और समुद्रगुप्त। और भानुगुप्त का ही एक सेनापति था गोबराज। गोबराज एक बार युद्ध में मारा गया और युद्ध में मारे जाने के बाद उसकी पत्नी विधवा हो गई। और जब गोबराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो इसकी पत्नी बहुत विक्षुब्ध होकर इसकी चिता पर आग में कूद गई। और वहीं से पहला साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। ये सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरण अभिलेख से हमें मिलता है। और इसके बाद विल्सन अभिलेख को कुमारगुप्त ने लिखवाया था। और भीतरी गुफा अभिलेख गुप्त वंश का एक शासक हुआ करता था स्कंदगुप्त, जिसने लिखवाया था। और उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से प्राप्त किया गया था और इसको लिखवाने वाला एक रुद्रदामन शासक था। इसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख को कलिंग के एक नरेश हुआ करते थे, कलिंग के राजा, जिसे खारवेल के नाम से जाना जाता है। और इसी अभिलेख से, ये अभिलेख भी काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। और इसी अभिलेख से हमें कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, जिसे हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने ही प्रयाग स्तंभ को लिखवाया था। और इसके बाद नासिका बिल्ले को गौतमी बलश्री ने लिखवाया था, और एहोल को पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख को यशोवर्मन ने लिखवाया, बहुत इंपॉर्टेंट। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन। यशोवर्मन एक बहुत प्रसिद्ध शासक हुआ करता था और उसी ने इसको लिखवाया। और उसके बाद ग्वालियर अभिलेख को प्रतिहार वंश के एक शासक भोज ने लिखवाया था, राजा नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख को विजय सेन ने लिखवाया था। इस प्रकार इन सब महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। परीक्षाओं में सिर्फ इसी प्रकार से पूछा जाता है, या तो अभिलेख का नाम देकर शासक का नाम पूछेगा किसने लिखवाया था, और या फिर मैच करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। एक तरफ एक कॉलम में अभिलेख के नाम और दूसरे कॉलम में शासकों के नाम दे दिए जाते हैं और उन्हें हमें मैच करना होता है। तो इनको याद करने के सिवा कोई दूसरा उपाय है नहीं, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक क्या पढ़ रहे थे? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हमने पढ़ा ये अभिलेख, और अगला पुरातत्व या पुरातात्विक वस्तु जिसे हम सिक्के कहते हैं, और सिक्के के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम सिक्के पर कुछ चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोत में महत्वपूर्ण रोल निभाता है सिक्के, और सिक्कों को देखने से हमें उस काल के शासकों और उस काल की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में सोने, चांदी, शीशे और अन्य धातुओं के सिक्के बनाए जाते थे। और इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले सिक्के इंडो ग्रीक्स, सबसे पहले सिक्के इंडो ग्रीक्स ने चलवाए थे, जिसे हिंद यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी। प्राचीन समय में सिक्कों पे सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी। क्यों? प्राचीन समय में सिक्कों पर सिर्फ और सिर्फ हिंद यूनानी जो सिक्के चलवाए थे उन पर देवी और देवताओं की मूर्तियां हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद के कालों में जो भी सिक्के छपने लगे थे उस पर शासक के नाम और दिनांक, शासकों के नाम प्लस दिनांक भी छपने लगे थे। प्राचीन काल के सिक्कों को हम लोग आहत सिक्कों के नाम से भी जानते थे। आहत इसलिए कहा जाता था क्योंकि सिक्के किसी टकसाल में ढाले नहीं जाते थे, बल्कि उन पर प्रेशर डाल के एक मोहर टाइप समझ लीजिए उसी प्रकार से बनाया जाता था, और इसलिए उसे आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के। उन सिक्कों को एक गर्म करके, धातुओं को गर्म करके एक डाई द्वारा, जिस पर कुछ मोहर या शासकों के नाम या फिर किसी भी देवी देवता या शासक का चित्र छपा होता था, उसी से उसे प्रेस कर दिया जाता था और इसे आहत सिक्के, और इसी पे जो मार्क लगा होता था मोहर पे वही छप जाता था सिक्कों पे, इसीलिए इसे पंच मार्क सिक्के, पंच मार्क सिक्के भी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलवाया।
आपके दिमाग में एक बात और आ रही है कि क्या कभी शीशे के सिक्के भी चले थे? तो जी हाँ, हम बता दें कि सबसे पहले सातवाहन वंश के शासकों ने सोने के सिक्के भी चलाए और सर्वाधिक सोने के सिक्के शीशे के सिक्के सिर्फ और सिर्फ सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया। और इसके बाद शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल के शासकों ने चलवाया। और इसके बाद यूरोपीय में गोल्डन कॉइन्स, सबसे पहले हम जानते हैं यूरोपी में जो भी यूरोपीय भारत आए उनमें सबसे पहले हुए पुर्तगाली, उसके बाद हुए डच, उसके बाद हुए अंग्रेज और उसके बाद आए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। यूरोपियों के आने के क्रम में यही जो डच थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए यूरोपियों में, सोने के सिक्के चलवाए। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डच किसे कहा जाता है? तो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि मुस्लिमों में सबसे पहले सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया था। और सबसे प्राचीन चांदी के सिक्के या सबसे प्राचीन सिक्के चांदी के सिक्कों को माना जाता है। चांदी के सिक्के इस प्रकार से सिक्के प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी देने में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में हमने आज पढ़ा अभिलेख और सिक्के, और इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या बचा था? हाँ, मोनूमेंट्स, अर्थात बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स, जिसे भवन और इमारत कहते हैं। और एक और टॉपिक बचा हुआ था जिसे हम मूर्तियाँ, स्टैचूज़ भी कहते हैं, उसको अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार आप सभी धीरे धीरे इसको याद करते चलिए। और ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि हम सभी आने वाले क्लासेस में देखेंगे स्टैचूज एंड मोनूमेंट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही साथ बनाए रखिए। धन्यवाद।